friends, my name is Purnima Gupta and in this video lecture we are going to discuss about Android architecture. As we have already discussed about Android, that means what is an Android application and how it is different from other web application and many more things. In this video lecture we will only discuss about Android architecture कि ये किस तरह के architecture को follow करता है. So let's start. Android operating system is a stack of software component which is roughly divided into 5 sections and 4 main layers as shown below in this architecture diagram. तो आप यहाँ पे देख सकते हो Android का जो आर्किटेक्चर है उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसा कि आपको यहाँ पर विजिबल भी हो रहा होगा. आप यहाँ देख सकते हो कि 5 पार्ट्स में डिवाइड है. वन इज़ लाइनक्स कर्नल, लाइब्रेरी, एंड्रॉयड रन टाइम, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क एंड एप्लीकेशन. ठीक है, तो ये इसके पार्ट्स हैं जिसमें इसको डिवाइड किया गया है. इसमें बेसिकली हर पार्ट का अपना एक रोल है, वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं. तो इसको 5 पार्ट्स में हम एक एक इसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे कि किस पार्ट में कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म कराता है. एप्लीकेशन के बारे में ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं. तो एप्लीकेशन या जो भी हमारा एंड्रॉयड आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होगा, इसका कोई आर्किटेक्चर तो फॉलो हो रहा होगा जहाँ पे आप कोई भी वर्क करा रहे हो, कॉल कर रहे हो, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो, उसे इंस्टॉल करके रन करा रहे हो. ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिनक्स कर्नल के बारे में, जो हमारा बिलो से मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि ये फर्स्ट लेयर माना जाता है. आपको भी पता है कि लिनक्स कर्नल है ये. उसके बाद हम लाइब्रेरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद एंड्रॉयड रन टाइम, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क और उसके बाद एप्लीकेशन. ठीक है, लिनक्स कर्नल एट द बॉटम ऑफ द लेयर इज लिनक्स, है ना. बॉटम जो लेयर आर्किटेक्चर लेयर की बात करें सबसे पहले लिनक्स है. दिस प्रोवाइड अ लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन बिटवीन द डिवाइस हार्डवेयर एंड इट कंटेन all the essential hardware drivers like a camera, keypad, display, etc. All the kernel handle all the things that Linux is really good at, such a networking and a vast array of device driver. तो जैसा कि इस जो इसका डायग्राम बना हुआ है उसमें हम समझते हैं लिनक्स कर्नल के बारे में. आप देख सकते हो लिनक्स कर्नल में डिस्प्ले ड्राइवर है, वाईफाई ड्राइवर है, ऑडियो ड्राइवर है, बाइंडर ड्राइवर. तो हम सभी को पता है कि ये बहुत ही मैंडेटरी टर्म्स होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है क्योंकि इसके बिना तो आप रन नहीं करा सकते. ऑडियो भी आपकी नहीं चलेगी. ब्लूटूथ ड्राइवर है, कैमरा ड्राइवर है. तो ये सारी चीज़ें जैसे कि ब्लूटूथ को कंट्रोल करने के लिए, ब्लूटूथ के सारे ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए इसके ड्राइवर्स जो होते हैं वो लिनक्स कर्नल लेयर पे हैं. ठीक है, तो ये जो हमारा बिलो सबसे लेयर है वो लिनक्स कर्नल है, इसके ऊपर ये सारी चीज़ें हैं. इसमें आप ये भी देख सकते हो पावर मैनेजमेंट के लिए भी है, प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए भी है. प्रोसेस मैनेजमेंट वी ऑल नो कि प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, कब प्रोसेस को किल करना है, किस प्रोसेस को प्रायोरिटी देनी है, किस प्रोसेस को कितना टाइम देना है, या किसको वेटिंग स्टेट में रखना है, किसी कंप्लीट करके एग्जिट करा देना है. तो ये सारी चीज़ें इसमें डिसाइड होती है. इसमें आप ये भी देख सकते हो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है बाइंडर, IPC, बाइंडर ड्राइवर. बाइंडर ड्राइवर में IPC है, मीन्स इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, मीन्स जो प्रोसेस होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं वो भी यहीं पर है. ठीक है, इस लेयर में ही है. मेमोरी मैनेजमेंट भी यहाँ पे होता है. तो लिनक्स कर्नल में ये सारे फीचर्स हैं इसके आर्किटेक्चर में, आप देख सकते हो, जो यहाँ से कंट्रोल किए जाते हैं. ठीक है, सेकेंड बात करते हैं हम लाइब्रेरीज़, जो कि आपका लिनक्स कर्नल के ऊपर आप देख सकते हो लाइब्रेरीज़ है. ठीक है, लाइब्रेरीज़ में आपको एसक्यूएलाइट, फ्री टाइप, बहुत सारी चीज़ें हैं. ऑन द टॉप ऑफ लिनक्स कर्नल देयर इज अ सेट ऑफ लाइब्रेरीज इंक्लूड ओपन सोर्स वेब ब्राउज इंजन, वेबकिट, वेल नोन लाइब्रेरी LIBC, SQLite database, which is useful repository for storage and sharing all of application data, libraries to play and record audio and video, SSL library responsible for internet security. ठीक है, तो
ये सारी चीज़ें इसमें हैं, तो हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। लाइब्रेरी में एसक्यूएलाइट जैसे कि आप एसक्यूएल के बारे में जानते हो, डेटाबेस के लिए होता है। इन द सेम टर्म यहाँ पे जो एंड्रॉयड है उसके लिए एसक्यूएलाइट यूज़ किया जाता है। फ्री टाइप है, फ्री टाइप में लैंग्वेज वगैरह जो होते हैं उसको मैनेज करते हैं। एसएसएल है, एसएसएल सिक्योरिटी सॉकेट लेयर, जो कि नेटवर्किंग में यूज़ होता है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि HTTP और HTTPS के बारे में आप जानते होंगे। वेब किट है। सरफेस मैनेजर, यस सरफेस मैनेजर का काम क्या है? आप अपने मोबाइल में जब कुछ ओपन करके देखते हो तो उसमें आप देखते हो कि बहुत सारे मीन्स अगर हम किसी ऐप की भी बात करते हैं तो उसमें बटन्स हैं, इमेज दिखते हैं आपको, या टेक्स्ट टाइप का नंबर एंटर करने के लिए कुछ बॉक्स दिख रहे हैं, या फिर वीडियो चल रहा है, ऑडियो है। तो इन सब को मैनेज करने के लिए ये प्रॉपरली कैसे दिखने चाहिए, मीन्स उसको कैसे कंबाइन करना है, उसका काम करता है मीडिया फ्रेमवर्क। ठीक है, इसमें आपको ये भी दिख रहा होगा ये काम करता है सरफेस मैनेजर। ठीक है, और इसी में आप देख सकते हो OpenGL और SGL। OpenGL ये 3D के लिए वर्क करता है, और जो हमारा SGL है वो 2D के लिए है। ठीक है, ओके, तो कुछ लाइब्रेरीज हैं जैसे कि इसको कैटेगराइज किया हुआ है, अलग अलग नेम भी हैं। A summary of some key core Android library available on Android developer is as follow. Android.app provide access to application model and is the cornerstone of all Android application. Fine. Android.content facilitates content access, publishing and messaging between application and application component. ये इसका वर्क करता है। एंड्रॉयड डेटाबेस, यस एंड्रॉयड डेटाबेस के लिए क्या है, हमने पहले भी डिस्कस किया कि एसक्यूएलाइट है। ठीक है, एंड्रॉयड OpenGL अ जावा इंटरफेस टू OpenGL ES मीन्स एम्बेडेड सिस्टम 3D ग्राफिक्स रेंडरिंग API। तो ये 3D के लिए 3D ग्राफिक्स जो यूज हो रहा है उसको उसकी API वगैरह को रेंडर करने के लिए एंड्रॉयड का OpenGL जो लाइब्रेरी है वो यूज होता है। तो इस तरह से बहुत सारी, जस्ट लाइक एंड्रॉयड OS की मैं बात करती हूँ, अगर Android.OS तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हो गया। अगर टेक्स्ट की बात करते हैं Android.text, ये सभी क्या है, इसकी लाइब्रेरी है। ठीक है, ऑब्वियसली लाइब्रेरी का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे किसी भी वर्क को मैनेज करने में, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बिल्ट फीचर्स, ऑलरेडी बिल्ट फंक्शंस, ये सारी चीज़ें रखी होती हैं, और जैसे हमें नीड होती है वैसे हम उसे यूज़ कर लेते हैं। Android.view द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एप्लीकेशन यूज़र इंटरफेस। व्यू किस लिए है, यूज़र इंटरफेस के लिए है। विजिट जो होता है वो विजिट के बारे में आप पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये कुछ कंपोनेंट जस्ट लाइक बटन्स, लेबल, लिस्ट, व्यूज़, लेआउट मैनेजर, वीडियो बटन, इन सबको मैनेज करने के लिए होता है। ठीक है, तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट से जो इसमें थे लाइब्रेरी उसके बारे में डिस्कस कर लिया। थर्ड हम आते हैं एंड्रॉयड रन टाइम। ठीक है, जैसा कि आप इस ग्राफ में देखो, एंड्रॉयड रन टाइम में क्या है, कोड, लाइब्रेरी एंड डेल्विक वर्चुअल मशीन। डेल्विक वर्चुअल मशीन क्या होता है, कोड लाइब्रेरी तो ठीक है, रन टाइम के ड्यूरिंग रन टाइम हमें जो कोड लाइब्रेरीज का यूज़ होता है उसके बारे में है। यस, दिस इज़ अ थर्ड सेक्शन ऑफ आर्किटेक्चर एंड अवेलेबल ऑन द सेकेंड लेयर फ्रॉम द बॉटम, है ना, थर्ड आर्किटेक्चर बट सेकेंड लेयर पे ये अवेलेबल है। दिस सेक्शन प्रोवाइड अ की कंपोनेंट कॉल्ड Dalvik virtual machine, which is a kind of Java virtual machine specially designed and optimized for Android. तो मैं आपको एक सिंपल टर्म्स में समझाती हूँ कि ये Dalvik वर्क कैसे करता है। Dalvik वर्चुअल मशीन, जो Dalvik वर्चुअल मशीन के पहले डेक्स कंपाइलर होता है जो इसे कंपाइल करता है। जस्ट लाइक आप जावा का प्रोग्राम लिखते हो तो जावा का प्रोग्राम हम जब सेव करते हैं तो वो किस नाम से होता है, .java। उसके बाद हम उसे कंपाइल करते हैं। आफ्टर कंपाइलेशन क्या क्रिएट होता है, जब हम कंपाइल कर लेते हैं तो आफ्टर कंपाइलेशन हमें बाइट कोड मिलता है जिसका एक्सटेंशन क्या होता है, .class। ठीक है, अब हम उसे यूजिंग अ DX कंपाइलर, DX जो कंपाइलर होता है उससे कंपाइल करके हमें एक DX फाइल मिलता है। ठीक है, उस DX फाइल को जो फाइनली आपको DX कंपाइलर ने जो DX फाइल दी है, देन फाइनली द पैकेजिंग प्रोसेस इज हैंडल्ड बाय एंड्रॉयड एसेट पैकेजिंग एप्स टूल।
तो फिर उसे जो पैकेजिंग टूल है उसे हैंडल किया जाता है और फाइनली हमें APK फाइल मिलता है। तो यहाँ पे JVM का तो कोई रोल नहीं है, हाँ, बट डेल्विक वर्चुअल मशीन का है कि ये हमें APK क्रिएट करने में सपोर्ट करता है। और APK आपको पता है क्या है, क्योंकि APK ही जो भी आपके एंड्रॉयड सिस्टम पे ऐप जो आप रन कराते हो, जो भी इंस्टॉल करते हो, उन सब का एक्सटेंशन APK होता है। APK को ही वो प्रोवाइड, APK को ही मतलब आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हम कोई भी अगर एप्लीकेशन बनाते हैं एंड्रॉयड का तो उसे APK एक्सटेंशन में ही रखा जाता है, वो उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एंड्रॉयड रन टाइम की। यस, एंड्रॉयड रन टाइम में और क्या मिल रहा है? The Android runtime also provide a set of core library which enable Android application developer to write Android application using standard Java programming language। ठीक है, तो ये आपको इनेबल करता है, ये आपको प्रोवाइड कर रहा है कोर लाइब्रेरी जो कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपिंग के लिए यूज होता है। एंड एंड्रॉयड एप्लीकेशन हमें पता है कि जावा प्रोग्रामिंग यूज़ करके आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। फाइन, ओके। अब इसके बाद एक लेयर आता है हमारा एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क के ऊपर है हमारा एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन हमने 3 इसके जो पार्ट हैं वो डिस्कस कर लिया। लिनक्स कर्नल के बारे में, लाइब्रेरीज में हमने देखा कि सरफेस मैनेजर क्या है, SGL क्या है, OpenGL क्या है, SQLite एंड अदर मीडिया फ्रेमवर्क एक्सेट्रा। लेयर 2 में ही जो मतलब बिलो से अगर हम देखें तो लेयर 2 में ही एक पार्ट है एंड्रॉयड रन टाइम, जो कि रन टाइम इन्वायरमेंट में वर्क करता है जस्ट लाइक अ JVM। इट है डेल्विक वर्चुअल मशीन, जावा वर्चुअल मशीन जैसे है वैसे ही इसका डेल्विक वर्चुअल मशीन है जो सपोर्ट करता है इसके APK फाइल को क्रिएट करने में। फाइन, अब हमारा थर्ड लेयर पे अगर हम जाते हैं तो वो है एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। जस्ट आप देख सकते हो, ये आपको ग्राफ में दिखाते जा रही हूँ। आप थर्ड लेयर पे आते हो तो यहाँ पर क्या है, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। द एप्लीकेशन फ्रेमवर्क लेयर प्रोवाइड्स मैनी हायर लेवल सर्विस टू एप्लीकेशन in the form of Java classes. Application developers are allowed to make use of these services in their application. The Android framework include the following key service. तो Android framework हमें क्या क्या की सर्विस दे रहा है? एक्टिविटी मैनेजर, कंटेंट और एक्टिविटी मैनेजर क्या है? एक्टिविटी कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन लाइफ साइकिल एंड एक्टिविटी स्टाइल। ये बड़ा ही मेन टर्म है इसका, एक्टिविटी मैनेजर मीन्स एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए वर्क कर रहा है। अभी एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं एक छोटा सा ओवरव्यू देती हूँ कि एक्टिविटी क्या होता है। कि जैसे आपने अपने मोबाइल में कोई भी कुछ भी ओपन करो, जो आपको पेज दिखता है वो क्या है? वो पेज एक एक्टिविटी है, वो पेज आपको दिख रहा है। इन बिटवीन आप अगर कोई अदर प्रोसेस आप स्टार्ट करते हो, अदर कोई वर्क स्टार्ट करते हो, तो फिर वो क्या होता है, वो मीन्स उसके कई सारे स्टेज होते हैं एक्टिविटी के, कि वो क्रिएट होता है, रिज्यूम होता है, डिलीट डिस्ट्रॉय होता है, और मीन्स इस तरह से इसके 6 हमने कॉल बैक्स पढ़े थे। आपको याद होगा हमने 6 कॉल बैक्स पढ़े थे जिसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस थी कि अगर हम किसी ऐप को स्टार्ट करते हैं, सपोज तो ऐप हमने स्टार्ट किया तो सबसे पहले क्या होता है? क्रिएट होता है। क्रिएट क्यों होता है? क्योंकि हमारी मेमोरी में पहले से वो ऐप नहीं है। तो आपने जब क्लिक किया, सपोज मैंने व्हाट्सअप का एग्जांपल लेते हैं, व्हाट्सअप पे मैंने क्लिक किया उसे ओपन होने के लिए, तो पहले उसकी एक्टिविटी किस कॉल बैक में गई? ऑन क्रिएट पे। ऑन क्रिएट के बाद वो ऑन स्टार्ट होता है, और ऑन स्टार्ट के बाद मीन्स तब वो जाके स्टार्ट होना शुरू करता है रैम में आने के बाद। उसके बाद ऑन रिज्यूम होता है। ऑन रिज्यूम होने के बाद जब ये कॉल बैक्स 1 बाय 1 कॉल होते हैं तो जा कर के आपको मोबाइल पे अपना वो पेज दिखता है, मीन्स वो आपको फ्रंट में आ जाता है। ठीक है, इन बिटवीन अगर कोई अदर काम आपको आता है, सपोज किसी का कॉल आ गया या आपको ही किसी को कॉल करना है, तो वो क्या होता है, उस टाइम वो एक्टिविटी पॉज हो जाती है, क्लोज नहीं होती है बट वो पहुंच जाती है। और अगर आप फिर से स्टार्ट करते हो तो वो फिर से किस पे जाएगी? रिज्यूम पे जाती है, और फिर से आपको पेज दिखता है। तो इस तरह से एक्टिविटी के 6 कॉल बैक्स थे जिसमें वो मूव करता है, और किस
किस वर्क को करने के लिए कौन सा एक्टिविटी मीन्स इंटरनली वर्क कर रहा है, वो हम सबने देखा था, ठीक है। तो इन सब को जो हमने ये एक्टिविटी पढ़ा था उनको मैनेज करने का काम कहाँ पे हो रहा है, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क में हो रहा है, ठीक है। कंटेंट प्रोवाइडर्स अलाउ एप्लीकेशन टू पब्लिश एंड शेयर डेटा विद अदर एप्लीकेशन। रिसोर्स मैनेजर प्रोवाइड एक्सेस टू नॉन कोड एम्बेडेड रिसोर्स सच एज स्ट्रिंग, कलर सेटिंग एंड यूजर इंटरफेस लेआउट। तो अगर हम कलर्स की बात करें, सेटिंग्स की बात करें, जो भी एम्बेडेड आप कर रहे हो यूजर इंटरफेस लेआउट के बारे में, तो इनको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, रिसोर्स मैनेजर कर रहा है, जो कि हमारे थर्ड लेयर पे ये है। नोटिफिकेशन मैनेजर, नोटिफिकेशन जैसा कि हमें पता है नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आता रहता है कि आपकी बैटरी अगर कम हो गई है, ठीक है, बिलो 10% है, तो वो आपको मैसेज देता है, या अगर कोई मैसेज आता है जो भी आपके, अगर आपका मेल भी उसमें चल रहा है आपके मोबाइल में, या फेसबुक या व्हाट्सएप, उन सब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको अपडेट करने के लिए भी आता है। तो ये नोटिफिकेशन जो होता है वो कौन मैनेज कर रहा है, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क पे ये मैनेज हो रहा है नोटिफिकेशन मैनेजर के द्वारा। वैसे व्यू सिस्टम है, एन एक्सटेंसिबल सेट ऑफ व्यू यूज टू क्रिएट एप्लीकेशन यूजर इंटरफेस। तो ये किस लिए यूज हो रहा है कि आपका जो यूजर इंटरफेस है, जो व्यू आपको दिख रहा है, उस एप्लीकेशन को कंट्रोल करने के लिए हो रहा है। तो हमने देखा कि एप्लीकेशन फ्रेमवर्क पे भी कितनी इंपॉर्टेंट सारे टर्म्स हैं जिसको मैनेज किया जा रहा है। ऑब्वियसली अगर आप कुछ भी एक एप्लीकेशन रन करा रहे हो तो ऐसा नहीं कि वो सिंपली बस आपने बनाया और रन हो गया, वो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें वर्क करती हैं और एक क्लियर डिफाइन है कि किस लेयर पे कौन सा काम होगा, तभी जा कर के आपको प्रॉपरली वो विजिबल होता है, आप उस पर कोई भी वर्क कर पाते हो, ठीक है। तो ग्राफ में इस इमेज में हम देख सकते हैं कि हमने लिनक्स कर्नल भी डिस्कस कर लिया, लाइब्रेरीज, एंड्रॉयड रनटाइम और एप्लीकेशन फ्रेमवर्क भी कर लिया। एप्लीकेशन फ्रेमवर्क में आप देख सकते हो यही सारी चीज़ें जो मैंने अभी समझाया आपको। एक्टिविटी मैनेजर है, ये लोकेशन मैनेजर भी है। लोकेशन मैनेजर मतलब जैसे कि आपको ट्रैक करता है कि आप कहाँ पर हो, ये जो ट्रैकिंग का काम होता है, आपकी लोकेशन को ट्रेस किया जाता है। वो जो एक्टिविटी हो रही है वो किसके द्वारा मैनेज की जा रही है, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क के द्वारा। इवन कंटेंट प्रोवाइडर्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कंटेंट प्रोवाइडर्स। कंटेंट प्रोवाइडर्स क्या है, कंटेंट प्रोवाइडर मीन्स जैसे मैं एप्लीकेशन फ्रेमवर्क में कंटेंट प्रोवाइडर है जिसका काम क्या होता है कि सपोज मैं आपके मोबाइल की बात करती हूँ, उसमें कैमरा, आपने कैमरे से कोई फ़ोटो क्लिक किया तो वो कैमरे के पास तो है, ठीक है, सबकी कैटेगरी होगी ना, ऐसा नहीं कि सब मिक्स रहता है। आप देख सकते हो कि अगर आप व्हाट्सएप से कोई इमेज आता है तो वो एक अलग फोल्डर में रहता है, आपका कैमरा का एक अलग होता है। तो कैमरा के पास आपका वो फ़ोटो क्लिक किया हुआ है, लेकिन अगर आप उसे किसी अदर एप्लीकेशन में यूज़ करना चाहते हो, सपोज मैं चाहती हूँ कि उस फ़ोटो को किसी और एप्लीकेशन, किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया मुझे भेजना है या मैं चाहती हूँ भेजना, तो मैं उसे किसी अदर एप्लीकेशन को देना चाहती हूँ, तो उसके लिए परमिशन होना चाहिए कि वो इसको एक्सेस कर पाए, है ना। तो इसके लिए भी हमें, इसके लिए जो मतलब ये परमिशन ग्रांट करना या आप किसी अदर ऐप को अपनी डेटा या अपने फ़ोटो वीडियोज़ किसी को एक्सेस करने दे रहे हो, इसको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, कंटेंट प्रोवाइडर, ठीक है। तो अगर वो आपको प्रोवाइड करता है, मीन्स आप अगर अलाउ करते हो तो ही वो कंटेंट उसको प्रोवाइड हो पाएगा। जस्ट लाइक अ टेलीफोनी मैनेजर है, टेलीफोनी मैनेजर में कॉल्स की सारी बातें, आपने कॉल किया, रिसीव किया, ये सारी चीज़ें एक्टिविटी फ्रेमवर्क में मैनेज हो रही हैं, ठीक है। लास्ट है हमारा एप्लीकेशन। जिस एप्लीकेशन के बारे में हम पहले से जानते हैं, जो भी नेटिव एंड्रॉयड ऐप्स होते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, नेटिव और हाइब्रिड ऐप्स के बारे में एंड्रॉयड के। तो यहाँ पे नेटिव ऐप के बारे में बात हो रही है और थर्ड पार्टी ऐप्स कोई भी है, तो वो सारी चीज़ें किस पे आती हैं, आपकी एप्लीकेशन लेयर पे, जो सबसे ऊपर है। मीन्स तो हम लास्ट लेयर की बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन। Android comes with a set of core apps for email, SMS messaging, calendar, internet browsing, contact and more. App included with the platform have no special status among the app the user choose to install, so a third party app can become the user's default web browser, SMS messenger or even a default keyboard. Even the system apps function both as app for user and to provide key capability that developers can access from their own app. For example, if your app would like to deliver a SMS message, you don't need to build the functionality yourself.
You can instead involve whichever SMS app is already installed to deliver a message to recipient you specify. तो एप्लीकेशन कुछ तो ऐसे होते हैं जो हम पहले से ही एप्लीकेशन बने हुए हैं जिसे बस हम यूज़ करते हैं, पहले से आपके मोबाइल में है, और कुछ होते हैं जिन्हें हम इंस्टॉल करके यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन वाला जो लेयर है उस पर ये सारे ऐप को इंस्टॉलमेंट जो भी आप कर रहे हो, इंस्टॉल कर रहे हो, उसे यूज़ कर रहे हो, तो ये जो होता है वो यहाँ पे मैनेज हो रहा है। तो ओवरऑल हमारे मोबाइल में जो भी एक्टिविटी हो रही है वो एज अ फ्रेमवर्क डिवाइड है कि कहाँ पर कौन सी एक्टिविटी होगी और कैसे उसे यूज़ किया जाएगा। Okay, so we have discussed all this layer of this Android architecture. Thank you so much to watching this video.